देखो, इससे पहले भी हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ाया था तुम लोग को, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो। हम जान रहे थे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, और इसमें क्या जान रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि जो कन्वेंशनल नहीं है। कन्वेंशनल मतलब क्या कि जो नॉर्मल नहीं होता, जो एबनॉर्मल है, जो अलग तरीके से किया जाए। बात समझे? उसमें एक हमारा जियोथर्मल एनर्जी भी है। जियोथर्मल अच्छे से समझो, यानी कि जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, यानी कि अर्थ के हीट से बनाना, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करना। एनर्जी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो प्रॉपर्टी है अर्थ का, हीटिंग प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करना। और हम जानेंगे इसमें कि कैसे कनाडा ने, यूएस ने इस चीज़ को बहुत फ़ायदे में लिया है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, कूलिंग इफेक्ट, जैसे बहुत ठंडा होता है ना वहाँ पे, ये कूलिंग इफेक्ट को वार्म इफेक्ट देने के लिए, ये ठंडा को गर्म देने के लिए भी इस एनर्जी का यूज़ किया है बहुत बखूबी ढंग से। जहाँ तक सवाल है भारत में, तो भारत में ये व्यवस्था कहाँ पे या इस तरह का पोटेंशियल कहाँ पे है, तो बिल्कुल हमारे हिमालय रीजन्स में, उत्तराखंड सब में है। वहाँ हमारे पास उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस चीज़ को हम उसको टैप कर सकें। समझ में आया चीज़? तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। देखो, तुम लोग जानते हो कि जब भी अर्थ के बारे में पढ़ते तो ये 3 क्रस्ट के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। नीचे सबसे नीचे कोर होगा, मेंटल होगा, क्रस्ट होगा, और क्रस्ट का ही हिस्सा तुम्हारे लिए तो स्फीयर है 100 मीटर तक। बेसिक ज्योग्राफी बताएंगे बाद में भी, और बेसिक ज्योग्राफी है ये। तो इसमें तुमको समझना होगा कि जो मेंटल है, मेंटल मतलब बीच का, जहाँ पे मैग्मा है। अब देखो, मैग्मा और वोल्केनो में क्या डिफरेंस होता है? कई लोगों को लगता है सेम है, नहीं, सेम नहीं है। मैग्मा और वोल्केनो में अंतर है। वोल्केनो तब जब बाहर निकल जाए, बाहर निकलता है तो वो पूरी तरीके से लिक्विड स्टेज में आ जाता है। समझना है, बोलना नहीं है, समझना है। वो पूरी तरीके से लिक्विड स्टेज में आता है। अंदर होता है तो कंप्रेसिबल रहता है, अंदर लिक्विड स्टेज में नहीं रहता। वो अंदर लिक्विड स्टेज में रहता है, मगर क्या है, फ्लूइडिटी है उसमें, फ्लूइडिटी है उसमें। समझ रहे हो ना बात को? उसमें विस्कोसिटी है, तो वो है, मतलब मूवेबल है। वो बाहर निकलेगा तब वो ट्रू सेंस में फ्लूइड वाला फॉर्म में आता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर लावा एंड वोल्केनो लावा एंड योर मोल्टन मैग्मा। समझ में आया ना बात? ये जरूरी है जी, इसी का एनर्जी यूज़ किया जाता है जियोथर्मल में। समझ गए ना बात को? देखो, व्हेन द मैग्मा, अब समझो ये मैग्मा क्या है, समझ में आया? बीच का जहाँ पे फ्लूइड है। व्हेन द मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि बीच वाला, मेंटल वाला, कम्स आउट ऑन द सरफेस, ट्रेमेंडस हीट इज रिलीज। जब सरफेस को टच करेगा, यानी कि क्रस्ट को टच करेगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब कैसे आएगा वहाँ पे? जब लेयर होगा, बीच में फिजर्स होगा। फिजर्स जानता है, फिजर मतलब गैप होगा। गैप होगा तभी नहीं हीट कर सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे रिजिड बॉडी है, तो कैसे नहीं आ पाएगा। और थोड़ा सा गैप आ गया, देखो थोड़ा सा गैप आ गया, तो ऐसे करके निकल जाएगा वो। तो वही कहा जा रहा है कि जब मैग्मा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का है, यानी कि जो मेंटल का जो पार्ट है, वो तुरंत सरफेस पे निकल के आ जाएगा बाहर। जैसे ही उसको मिलेगा, जगह मिलेगा, फिसर मिलेगा, वहाँ से ट्रेमेंडस हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। वही ट्रेमेंडस हीट को हम यूटिलाइज कर लेंगे और उसी कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी। समझ में आ रहा तरीका? नहीं बोलना आगे, नहीं बोलना है, कान खोल के सुनना है बढ़िया से। आता कुछ नहीं है तुम लोग को, बढ़िया समझो। वो जो हीट एनर्जी है उसी को क्या करते हैं, सक्सेसफुली ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि भयानक तरीके से हीट है वो। मोल्टन से निकला हुआ हीट जो होगा तगड़ा होगा ना। जब लावा आ जाता है बाबू, हालत खराब हो जाता है सबका, है कि नहीं है? लावा आया गाँव छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पैसिफिक ओशन में, तो जानता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर्स में जो है तुम्हारा, यस, जब ये जो हीट है उसको सक्सेसफुली ट्रैप करेंगे और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का बेसिक प्रिंसिपल। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो पूछ सकता है हमसे, कोई बात नहीं, 1 बजा देंगे, टेंशन मत लो। तीसरा चीज समझो, द हॉट वाटर दैट गसेस आउट थ्रू द, अब देखो हीट आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, हीट टच करेगा सरफेस को, तो वाटर तो है ही, पूरा वाटर भरा हुआ है, तो वाटर तो गर्म होगा, और वही गर्म वाटर पे यूज़ किया जाएगा। गीजर, जैसे बहुत सारा हमारे बिहार में भी बहुत सारा जगह है ना, राजगीर कहीं पे ना गर्म पानी निकलता है, तो हाँ, सीता कुंड है, बिल्कुल है ना कुंड। तो हो गया, कमेंट्री नहीं देना है, बस एक बार वर्ड हो गया, ख़त्म करो। अब दूसरी बात ये समझो कि कई लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं कि वहाँ भगवान खुश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ये कमाल है जियोथर्मल सबका, समझ रहे हो? ऐसा है ना, कहीं कुंड है ऐसे। मेरे पिताजी भी देखे थे तो बोल रहे थे इसके बारे में। देखो, आए हो
द हॉट वाटर दैट गसेस आउट थ्रू द गीजर वेल्स, जो हॉट वाटर तुम्हारा होगा इज ऑल्सो यूज टू जनरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और इसी को जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जो गर्म पानी है आपका जो अचानक निकलता है गीजर वेल से, मतलब नीचे से ऊपर ऐसे आता है, ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द नीचे का ही मोल्टन वाला ही प्रॉपर्टीज से, इसी को हम जियो थर्मल एनर्जी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? दिस एनर्जी इज नाउ कंसिडर्ड वन ऑफ द की एनर्जी सोर्स विच कैन बी डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट सोर्स। बोला कि ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है जहाँ से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यदि एनर्जी ठप पड़ गया तो यहाँ से भी एनर्जी निकाला जा सकता है, मैं इसके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है। वो तो चलो नेचुरल कुंड है इसलिए निकल गया, वो भी गर्म पानी निकल रहा है, वहाँ थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तुम, वो तो गर्म पानी निकल रहा है। द हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जो पानी है निकल रहा है ऊपर, और गीजर से वही एक ही चीज़ है, आर बीइंग सिंस यूज्ड मेडिवल, ये अभी से बहुत प्राचीन कुंड उंड का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, मेडिवल पीरियड से, यानी कि बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है अर्थ के लिए। अर्थ के लिए नया चीज़ क्या होगा कि कैसे वहाँ से एनर्जी टैप किया जाए, दैट इज़ अ न्यू थिंग दैट टू बी कंसिडर। तो देखो कैसे कैसे हुआ, जैसे उस समय मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि बहुत सारे कंट्री जैसे यूएस में देखो वाटर इज पाउंड फ्रॉम अंडरग्राउंड, वाटर को निकाला जाता है तुम्हारा अंडरग्राउंड हॉट वाटर डिपॉजिट जो है, एंड यूज देखो उस हॉट वाटर को यूज़ किया जाता है तुम्हारा कूलिंग इफेक्ट के लिए। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, है ना? उसको क्या कहता है? यूज फॉर द हीटिंग ऑफ हाउसेस, दैट इज अ कूलिंग सॉरी हीटिंग इफेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा है, वो बहुत ठंडा है तो वार्मिंग इफेक्ट के लिए वो गर्म पानी का यूज़ किया जाएगा। जैसे बुर्ज खलीफा, तुम लोगों को पता है बुर्ज खलीफा के साथ ठीक उल्टा होता है। बुर्ज खलीफा इतना बड़ा तुम्हारा है, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और अगल बगल डेजर्ट से घिरा हुआ है, वो तो बहुत गर्म होगा वो तो। उसके लिए वहाँ पे पानी वाला व्यवस्था है कि पानी हर समय सर्कुलेट होता है ताकि उसको कूलिंग इफेक्ट दे। ठीक इसके रिवर्स हो रहा है ये, इसलिए दिमाग में बार बार कूलिंग इफेक्ट आ रहा है मेरा। हाँ बिल्कुल, हाँ विथ स्टैंड कर सके उसको, और उसका क्या करे, उसका कूलिंग मेंटेनेंस, कूलिंग इफेक्ट को मेंटेन कर सके, ताकि अंदर आदमी तपे नहीं, क्योंकि डेजर्ट है तो गर्म तो रहेगा ही रहेगा लोकेलिटी, मगर कितना ह्यूमन इंटरफेरेंस है वहाँ पे कि उसको कूलिंग इफेक्ट दिया जा रहा है। ऑन कॉन्ट्ररी ठीक उल्टा, यूएसए में क्या है, ठंडा जगह है, ठंडा प्रदेश है, वहाँ कूल ही कूल है, ठंडा ही ठंडा है, तो गर्म पानी का यूज़ करके वहाँ पे वार्मिंग इफेक्ट दिया जा रहा है। ठीक कंट्रास्ट हुआ कि नहीं, इससे बात समझो। तो सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर इस एनर्जी का जियो थर्मल एनर्जी का कौन सा कंट्री है, तो मैंने जस्ट बोल दिया तुम लोग को, ये पैसिफिक का होगा, ये रिंग ऑफ फायर्स बोलेंगे, जहाँ पे तरह तरह का कुछ ना कुछ अनसेंट होते रहता है, क्योंकि ये अनस्टेबलाइज लैंड है। माय डियर स्टूडेंट मैं बताऊंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्लेट, जानते हो ओशनिक प्लेट होता है, जैसे कि हम बात करेंगे अटाकामा चिली वाला जो बात करेंगे, ये भी पूरा प्लेट क्या है ना, ये ओशन प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट। ओशन प्लेट हमेशा सबमर्ज होता है, तो यहाँ डिस्टर्बेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जितना भी पैसिफिक का देखता है वही बड़ा डिस्टर्बेंस वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंटिनेंटल प्लेट है और यहाँ पे ओशनिक प्लेट है, दोनों जब आसपास आएंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे एक क्रस्ट और क्रस्ट वाला कंटिनेंट और कंटिनेंट टकराएगा तो फोल्ड माउंटेन बनता है, जैसे हमने देखा है इंडिया का हिमालय। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी भी थोड़ा ले रहे हैं यहाँ से हम, ताकि समझाने के लिए कि क्या इसका दृष्टि हो सकता है। तो बात समझो कि ये मैंने इसलिए बोला कि देखो कंट्री सब वही कंट्री है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिलीपींस है, आइसलैंड है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है, समझ रहे हैं ना, वो वहाँ पे आया कि नहीं आया? बस एक आइसलैंड तुम्हारा एक्सेप्शनल आया कि ये बीच में है, बाकी सब तो रिंग ऑफ फायर में ही है। रिंग ऑफ फायर जानता है, जापान का एक एरिया सर्कल बना लो जो कि तुम्हारा नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक को कनेक्ट कर देगा, और न्यूजीलैंड से एरिया जाएगा पूरा। देखा है ना तुम लोग रिंग ऑफ फायर वाला? देखो द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इंक्रीजेस सिंस 2004, वहाँ देखते रहना है। 2004 के बाद क्या हुआ कि और बढ़ोतरी होना शुरू हो गया, थर्मल एनर्जी और टैप होना शुरू हो गया, जियो थर्मल एनर्जी। बात समझे ना? स्पेशली आइसलैंड और टर्की में, बताओ दोनों कंट्री ने अपना डबल कर लिया। पहले 100 यूनिट कर रहा था बाबू, अभी 200 यूनिट कर रहा है। समझ में आया क्या बोले? यानी कि 2000 यानी कि टेक्नोलॉजी आ गया होगा वहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स बेटर हो गया होगा पहले से कि उसको टैप कर पा रहा है। तो मैंने भारत का भी बता ही दिया था तुमको, ये वाला रीजन, हिमालयस वाला रीजन, कि जियो थर्मल एनर्जी प्लांट हमारे भारत में भी कमीशन किए गए। देखो हिमाचल प्रदेश है तुम्हारा, मणिकरण जगह का नाम है, वहाँ पे है एक प्लांट। दूसरा पोटेंशियल साइट कहाँ है? पूगा वैली इन कश्मीर। मैंने उत्तराखंड का एग्जांपल दिया, बात देखिए उसी हिमालयस रीजन में है वो, उसी बेल्ट में है वो वहाँ पे, मगर उतना भी ह्यूज नहीं है कि हम आइसलैंड से कंपेयर कर ले और टर्की से कंपेयर कर ले। बात समझे ना?
पहला जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया था कोमल वो 1980 में किया गया था, लिखा गया है, जहाँ पर अंडरग्राउंड हीट को हम टैप करने की कोशिश किए थे यूएसए का एक जगह में, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हॉट वाटर पाइप नेटवर्क बिल्ड किया गया है ताकि वो हीटिंग इफेक्ट दे सके तुम्हारा इन्वायरमेंट में। सुनते रहना, आगे नहीं बोलना, सुनते रहना, तब याद रहेगा, भूल जाएगा नहीं दूसरे में। दिस प्लांट इज स्टिल वर्किंग, अभी भी काम कर रहा है। बात समझे ना? यूएस में पहली बार प्रयास किया गया है, क्या देने के लिए? हीटिंग इफेक्ट देने के लिए, ताकि बहुत ठंडा जगह है। मैं बार बार यही नहीं दोहरा रहा हूँ, ये 1980 में पहली बार, 1990 में पहली बार आया है, और 1890 में। और उसके बाद क्या हो रहा है, लगातार 2004 के बाद 2 कंट्री ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, तो उस कंट्री का केस स्टडी भी करोगे तुम लोग। मैं पहले समझो होता क्या है इसमें, ये होता क्या है जी। देखो वहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा मैप दिया गया है तुम लोग को। हॉट रॉक है, नीचे पत्थर है, ठीक है ना, मैग्मा आएगा ना उड़ते हुए हवा में, ठीक है, तो गर्म है। जियोथर्मल रिजर्वर यानी कि वहाँ पे हीट का स्टोर है। तो हम क्या करें, एक प्रोडक्शन वेल बनवा रहे हैं, यानी कि लंबा बाबू एक, जैसे कि तुम कल से पानी निकालते हो ना, एक लंबा पाइप जाता है ना नीचे, तो लंबा पाइप कर दिए, और 2 से लेकर 5 किलोमीटर, बहुत भरा होता है 2 से 5 किलो, यानी कि बहुत अंदर तक जा रहा है, तुम बहुत अंदर घुस गया तुम, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि जो पानी लिया जाएगा तो एकदम गर्म पानी आ जाएगा। हर जगह नहीं हो सकता, ये वही जगह जो पोटेंशियल है जहाँ पे, समझ रहे हो ना। अब हर जगह सोचेगा कि तुम बिहार में अंदर डाल दोगे गर्म पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। उसका रिसर्च होगा कि कौन सा जगह ऐसा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्यूबवेल बना दिया, प्रोडक्शन वेल, यहाँ से क्या किया जाएगा, पानी निकाला जाएगा। पावर प्लांट में वो हीट से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लिया जाएगा, और पानी तो फिर से लौटेगा। पानी जो तुम्हारा इसके बाद जो प्रोसेसिंग किया गर्म पानी, तो पानी तो ऐसा चीज़ है कि पानी का यूज़ तो नहीं होता है ना, पानी का हीट का नहीं यूज़ हो रहा है जी, तो पानी तो फिर बच जाएगा तुम्हारा। इनपुट भी पानी, आउटपुट भी पानी, हर जगह पानी। तो फिर अब प्रॉपर तुमको हार्वेस्टिंग भी करना होगा, प्रॉपर तुमको देना भी होगा। तो देखो दूसरे पाइप से अंदर दे रहे, री इंजेक्शन वॉल है वो, और फिर अंदर घुसा रहे हैं उसको पानी, ताकि रिचार्ज हो सके माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि नीचे तो इतना तापमान है कि गर्म हो जाएगा फिर से, और बार बार कर सके। समझ में आ रहा है? यही डायग्राम है। हाँ, वाटर लेवल भी खत्म ना हो 200, क्योंकि बार बार तुम निकाल रहे हो, ये थोड़ी हमारा पंजाब हरियाणा की तरह या बिहार की तरह करना है, क्योंकि नीचे का भी तुमको ध्यान रखना होगा ना। क्या भरोसा कहीं सीरियस डिफेक्ट की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो देखा तुमने, प्रोडक्शन वेल से क्या किया, गर्म पानी निकाल लिया हमने, पावर प्लांट में गर्म पानी से हमने इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लिया, जो पानी आउटपुट आया फिर उसको छोड़ दिया बढ़िया से प्यार से री इंजेक्शन वॉल में। समझ में आया ना? अब फिर गर्म हो जाए, फिर खींच लेंगे उसको, समझा? ये होता है क्लास, ये है तुम्हारा यूएस, ये है टेक्नोलॉजी। 2 और 5 किलोमीटर तक डेप्थ खींचना कोई मजाक का चीज़ नहीं, इतना बड़ा देता है बाबू कल के नीचे, तो कितना मेहनत लगता है। कहीं पे भी करो ना यार, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो 50 जगह, पानी का बोल रहे हो, पानी देना जरूरी है उसके अंदर, पानी नहीं दोगे तो फिर कहाँ से आएगा उसके पास पानी फिर नीचे। हाँ, ये होना चाहिए। रेन हार्वेस्टिंग बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, कि आप जितना पानी आया उसको अंडरग्राउंड पहुँचाओ, अदरवाइज वाटर टेबल आपके घर से चला जा रहा है। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी के बाद बेनिफिट्स क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, का फायदा क्या है। देखो, क्लीन एनर्जी सोर्स, सही बात है, एकदम क्लीन फ्यूल है कोमल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑयल में जलाते हो बाबू तो कितना मीथेन उथेन निकलता है। हाँ, दुनिया भर का निकलता है, बहुत सारा चीज़ है ना। ऑयल जलता है, देखता है, पेट्रोलियम होता है तो बोलता है कि भारत स्टेज 6 लाएंगे और इतना इतना घटाएंगे, सॉक्स घटाएंगे, नॉक्स घटाएंगे, पर्टिकुलर मेटल जब घटाएंगे, 2.5 घटाएंगे, 10 घटाएंगे, सब ऑयल ही ना ये। गैस देखो, कोल देखो, इसके तुलना में ज़्यादा ही वो है, क्लीन है। बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड 1/6 तुम्हारा बस प्रोड्यूस करता है ये, यहाँ से जब पावर प्लांट चलता है तो, एज़ कम्पेयर टू क्लीन नेचुरल गैस एंड फायर्ड पावर प्लांट, जहाँ पे नेचुरल गैस से हम पावर प्लांट चलाते हैं। नेचुरल गैस मतलब जानते ही हो, ये एलपीजी सब, ये सीएनजी एनजी सब जो जितना भी है कतार से जो मंगवाते हैं, उससे रिलेटेड जो पावर प्लांट होगा उसके तुलना में 1/6 ही यहाँ से प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत कम है। कंपेरेटिवली कहा जाए तो बहुत ही क्लीन है, ये बहुत क्लीन एनर्जी है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा टाइम बढ़ेगा, डोंट वरी, ठीक है, टाइम बढ़ेगा, क्योंकि मैं तेज़ी से पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। तो छोड़ दो ब्रैकेट छोड़ दो बाबू, ठीक है ना, मैं अब छोड़ दे रहा हूँ, टाइम को मैं यहाँ से इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। नहीं तो लॉट ऑफ प्रेशर हो जाएगा हमको, समझ रहे हो ना। आगे आगे नहीं बोलना है, सुनते रहना है बढ़िया से, एक एक समझना है,
मुझे पता चला कुछ नहीं आता है, समझो अच्छे से बढ़िया से। तो हम क्या बोले कि एकदम क्लीन फ्यूल है एज कम्पेयर टू दूसरे फजल फ्यूल्स। जितने भी फजल फ्यूल है कार्बन से रिलेटेड, जैसे तुम्हारा ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, उससे रिलेटेड। इसमें जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा जियोथर्मल पावर प्लांट से मात्र 1/6 होगा कन्वेंशन से, कन्वेंशनल वाला से, ऑयल से, कोल प्लांट से, उसको तुलना 1/6 ही होगा बस। वहाँ से 100 यूनिट हो रहा है तो 1/6 से डिवाइड कर दो, उतना होगा, बहुत कम है वो। समझ में आया? दे आर नेचुरली अवेलेबल ग्राउंड सोर्स हीट पम्प्स, आराम से हो जाता है। नीचे है ही तुम्हारा मेंटल गर्म होना ही है, मैग्मा आना ही है वहाँ पे, तो बड़ा ही नेचुरल सोर्स आता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, गुड सोल्यूशन है तुम्हारा कोल्डर क्लाइमेट में, कि हीटिंग इफेक्ट दे देगा वहाँ पे। जैसे हमने देखा 1819 के बाद कैसे इसको एम्प्लॉय किया गया यूएस कनाडा सब में। समझ गए बात को? दूसरी बात क्या है कि हाँ, ये बात तुमको मानना पड़ेगा, कैपिटल कॉस्ट एक जियोथर्मल पावर प्लांट बनाने में बहुत पैसा लगता है, ये छोटा बात नहीं है, बहुत महंगा है। मैं एट द सेम टाइम ये भी तुमको समझना होगा कि इसका जो प्रोडक्टिविटी है, माय डियर स्टूडेंट ये समझो, प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है इसका, कि एवरेज यूनिट्स प्रोड्यूस पर ईयर, यानी कि एक साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तो उस चीज़ में तुम यदि कंपेयर करोगे तो जियोथर्मल पावर प्लांट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दूसरा प्लांट। एक साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो ज़्यादा बेटर है। देखो वही कहा गया कि एवरेज यूनिट्स प्रोड्यूस पर यूनिट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अदर रिन्यूएबल एनर्जी जस्ट लाइक सोलर, हाइड्रो, विंड, समझे ना? क्योंकि सब ये क्या है, सभी रिन्यूएबल एनर्जी वाला है, उसकी तुलना में जियोथर्मल ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्टिविटी है इसका। प्रोडक्टिविटी जानते हो, है ना? अब बताओ, ये बताओ इतना बच्चा लोग, गोबर बच्चा लोग है, प्रोडक्टिविटी के बारे में भी बोलना पड़ेगा इनको। देखो चौथा नंबर, मेरा दिमाग चढ़ जाता है यार, क्या पड़ेगा यूपीएससी का तुम लोग, री इंजेक्शन एंड रिसाइकल ऑफ ग्राउंड वाटर, समझे ना? क्या है कि उसको भरना पड़ेगा फिर से, तो ये मैंने बताया है, इसलिए आगे आगे मत बोलना यार, चिढ़ बढ़ जाता है हमको, आता कुछ नहीं है, समझते जाओ ना बात को। सॉल्ट एंड डिजर्व मिनरल्स, आप देखो जो हम नीचे से पानी खींचे तो उसमें तो बहुत सारे रिसोर्सेस आया साथ में, नीचे तो बहुत सॉल्ट वाटर होता है, तरह तरह का दुनिया भर का चीज़ होता है। तो वही बोला जाए कि सॉल्ट एंड डिजर्व मिनरल्स कंटेन इन जियोथर्मल पावर प्लांट यूजुअली रीइंजेक्टेड विद एक्सेस वाटर बैक इनटू द रिजर्वर। और वो सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है नीचे अंडरग्राउंड के लिए, सॉल्ट मिनरल जो भी है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है नीचे भी। आप कोई भी चीज़ को एक्सेस एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते हो, वो जरूरी है नीचे भी रहना। तो वही कहा जा रहा है कि सॉल्ट और डिजर्व मिनरल्स जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स में आया था, जब निकाले थे, जब हम बाहर निकाले थे प्रोडक्शन वेल्थ से, उसको फिर से हम रीइंजेक्ट कर देते हैं विद एक्सेस वाटर के साथ भेज देते हैं, उसको भेजा जा रहा था ट्यूबवेल लगा के नीचे एट अ डेप्थ बिलो द ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर एकदम बहुत नीचे 2 से लेकर 5 किलोमीटर नीचे तक। दिस सिस्टम प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ द रिजर्वर। इससे क्या होता है, जो रिजर्वर है उसका लाइफ का और ड्यूरेशन बढ़ा देता है, कि ठीक है पानी फिर से डिस्चार्ज हो जाए, मिनरल फिर से डिस्चार्ज होगा वहाँ पे, एंड रिसाइकल हो जाएंगे अपने आप। बेस्ट है एज इट रिसाइकल द ट्रीटेड वेस्ट वाटर, अपने आप रिसाइकल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बढ़िया बात है कि जो हमने डाला है वो हमने भी ट्रीट करके डाला है, तो और अच्छा है नीचे के लिए, तो कि जो खराब चीज़ था वो भी खराब चीज़ को हटा के और हमने अच्छा चीज़ डाल दिया उसके अंदर। जियोथर्मल एनर्जी अदर देन पावर कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन टूरिस्ट रिसोर्स एंड पूल। बोला कि पावर छोड़ दीजिए, जैसे कि कूलिंग हीटिंग इफेक्ट के लिए भी पावर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो केवल इलेक्ट्रिसिटी का ही बात नहीं है, केवल पावर का ही बात नहीं है, हम दूसरे जगह पे भी जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। एग्जांपल देखो, टूरिस्ट रिसोर्ट्स एंड पूल्स में कर सकते हैं, स्नो को मेल्ट करना है तो उसमें कर सकते हैं, पोल्ट्री एंड फिशी फार्मिंग में कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं, यानी बहुत सारे जगह में कर सकते हैं, स्पेस हीटिंग के लिए कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कर सकते हैं। यानी कि इसका खाली यूज़ खाली पावर के लिए नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इसका यूज़ दूसरे जगह पर भी होता है, और भी अलग अलग सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है जियोथर्मल एनर्जी का। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़ जाओ। तो एक केस स्टडी अभी दिखाई दिए थे कि कैसे फिलीपींस और आइसलैंड किस तरह लगातार बढ़ा है, इसने अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया है, क्यों इतना 2004 और 3 के बाद इतना बेस्ट क्यों बनते चला गया ये, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में बेस्ट काम कैसे किया है, कुछ तो बात होगा इसमें। देखो मैंने यही बोला था कि फिलीपींस का बात करूं तो वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक रिजिम है, वेस्टर्न है कि नहीं है, ये वेस्टर्न है, और ईस्टर्न में तुम्हारा पेरू सब आ जाएगा, तो वेस्टर्न वाला है कि नहीं, फिलीपींस वेस्टर्न वाला, मनीला कैपिटल, ठीक है, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, याद आना चाहिए तुम लोग को। तो फिलीपींस क्या है, तुम्हारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम में है, तो पैसिफिक रिम वही है जो खतरनाक जगह है बीच का, जहाँ पे अर्थक्वेक सुनामी सब आता है, जो बार बार बोल रहे थे, वही रिंग ऑफ फायर है कि नहीं है वहाँ पे,
ये वॉल्केनिक रीजन है। वॉल्केनिक रीजन क्या डिस्टर्बेंस वाला है, तो पानी गर्म होगा ही होगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि कोर का जो बोले थे तुम लोग को दिए थे जियोमॉर्फोलॉजी का, कि क्या हो रहा है, यस प्लेट प्लेट टकरा रहा है, अलग अलग प्लेट, समझे, कंटिनेंट एक प्लेट है, ओशन एक प्लेट है, टकराता है, तो इस तरह का एक्टिविटी होता है। तो वॉल्केनिज्म इस रीजन में तो होगा ही होगा, क्योंकि डीप फ्रैक्चर से अर्थ में बीच में गैप है, जब गैप होगा तो ये बहुत फायदा हो जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स का काम करेगा वो। कितना सिंपल दिखा गया है, कोई बड़ा बात कर रहा हूँ क्या, बहुत सिंपल बोल रहा हूँ, एक बार समझ में आ गया, बेसिक फंडा सब समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर देख लो कि द आइलैंड ऑल्सो एक्सपीरियंस अ हेल्दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अच्छी बात क्या बता कि मानसून से प्रभावित है मनीला सब, और वहाँ पे जानते हो कि लालिनो आलिनो प्रभावित करता है पेरू और उसका, याद करो, हाँ होता है कि नहीं होता, इक्वाडोर वाला तो वहीं से तो स्टार्ट होता है लालिनो आलिनो। तो कह रहा है कि ये रीजन तो समृद्ध है, पानी पड़ता ही है यहाँ पे, तो आराम से ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे ही ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो गया तो फिर हो गया उसका, उसके बाद फिर मौका मिल गया, फिर पानी निकालो, फिर छोड़ो, बात समझे ना। एंड मेक्स फॉर आइडियल इन्वायरमेंट, और इसलिए आइडियल इन्वायरमेंट हो जाता है कि आप ठीक है जियोथर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट करता है उसको, उसका लैंडफॉर्म ही उसको सपोर्ट करता है, समझे। रेनफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जिसका जोग्राफिकल रीजन हम दे दिए हैं। आइसलैंड देखो, आइसलैंड क्या है कि ये भी देखो ऑन टॉप ऑफ द मिड अटलांटिक रीज है कि नहीं है, देखो एस सेप कर दो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऊपर आइसलैंड है कि नहीं है, ग्रीनलैंड के पास में है कि नहीं है, जाओ दिखाओ जल्दी हमको, दिखाओ जल्दी से आइसलैंड, तुम मत दिखाओ, दिखाओ आइसलैंड कहाँ पे है, जल्दी दिखाओ आइसलैंड कहाँ पे है, बता दो जल्दी बता दो, ये खोजते रह जाएगा। अरे ग्रीनलैंड के बगल में दिखाओ ना इसको, ऊपर जाओ, इस तरफ साइड। अरे तुमको आकाश नहीं पता है, हाँ उधर आओ, तुम खोजा नहीं उधर देखो, फिर देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ है, जाता है कि खोज के गया है। हाँ देखो, बैठो, अब समझ में आएगा ज़्यादा, तुमको भी ज़रा समझ में आएगा, देखो अब ज़रा समझ में आएगा। देखो तो जो ये आइसलैंड है, देखो टॉप ऑफ मिड अटलांटिक रीज है कि नहीं, एस शेप के ऊपर है कि नहीं है, ये इसको एस शेप कैसे बनेगा दिखाओ जरा आकाश हमको, हाँ दिखा, इसके टॉप पे है कि नहीं है, अब समझ में आ गया होगा, देखो वहाँ पे, इसलिए आइडियल कंडीशन होगा। यहाँ पे भी कोमल वल्केनिज्म होगा, क्यों होगा, देखो क्रस्ट अलग अलग है ना, इधर का देखो ये क्या है, ये अर्थ क्रस्ट है, ये यानी कि तुम्हारा क्या है, हाँ बिल्कुल, ये क्रस्ट वाला तुम्हारा प्लेट है, ये वाला लैंड क्रस्ट है, ये कंटिनेंट वाला क्रस्ट है, ये भी कंटिनेंट वाला क्रस्ट है, ये ओशन क्रस्ट है। तो आइडियल कंडीशन हो गया ना वल्केनिज्म के लिए, करके सबमर्ज हो जाएगा, समझ गए ना बात को। यहाँ से मैं जियोमॉर्फोलॉजी भी बता रहा हूँ, ये मेन यही रीजन होता है, जियोमॉर्फोलॉजी समझना बहुत जरूरी होगा। एनर्जी वहीं से टैप होता है, सुनामी अर्थ को एक देखते हो, वो सबसे बड़ा रीजन है उसका, बात समझे ना। तो इसलिए ये आइडियल कंडीशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे वल्केनिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लावा वाला व्यवस्था खूब आता है। जब लावा वाला व्यवस्था हुआ तो वही तो चाहिए गर्म पानी हमको, वही गर्म कर देगा, वहाँ से हीट जनरेट कर लो, इलेक्ट्रिसिटी बना दो, वेरी सिंपल। देखो तो ड्यू टू इट्स आइसोलेटेड लोकेशन, एक तो आइसोलेटेड, बताओ आइसलैंड अकेले पड़ा हुआ कि तुम लोग खोज भी नहीं पाया इसको, अकेले है कि नहीं है, इसका भी बहुत फायदा होता है इसको। देखो ड्यू टू आइसोलेटेड लोकेशन एंड द लैक ऑफ अदर एनर्जी, कोई दूसरा एनर्जी है ही नहीं, तो जानता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कोई चीज़ नहीं है तो बाबू कोई ना कोई चीज़ बना ही लेगा, तो जियोथर्मल एनर्जी बना लिया वहाँ का लोग, तो क्या आइसोलेटेड है तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाएगा दूसरे की तरह, कुछ न कुछ तो वहाँ पे जुगाड़ लगाना होगा जीने के लिए वहाँ पे, तो यहाँ पे जुगाड़ लगा दिया है इस चीज़ का। तो बोला कि चूंकि आइसोलेटेड लोकेशन है, एकदम अकेला पड़ा हुआ लोकेशन है, वहाँ पे दूसरा एनर्जी सोर्स नहीं है, इसलिए आइसलैंड क्या है कि इसने हैवीली इन्वेस्ट किया है जियोथर्मल एनर्जी में, और वहाँ से वही टैप कर रहा है एनर्जी। गजब बात कोमल तब है कि 90% तुम्हारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है जियोथर्मल एनर्जी से चलता है। जाओ, हाँ समझ में आया, कितना बड़ा बात है, कितना बड़ा बात है ये। 90% तुम्हारा हाउस होल्ड डायरेक्टली यूज़ करता है जियोथर्मल रिजर्वर को, फॉर हीटिंग पर्पज़ के लिए। बहुत क्या है तुम्हारा, ठंडा जगह है, आर्टिक रीजन में आ जाता है वो सब, आर्टिक सर्कल में। एंड ओवर 1/4 ऑफ द आइलैंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 1/4 इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 25% तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है 5 मेजर जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि जो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, मतलब 5 जो बड़ा है वहाँ से तुम्हारा 25% प्रोड्यूस होता है। तो कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो यूज़ कर रहा है कंट्री, उसमें एक आइसलैंड भी है, चाहे वो हीटिंग पर्पज़ के लिए हो, चाहे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए हो, घर के लिए।
समझ गए ना बात, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, वेरी गुड। तो हमने ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। अभी कहाँ ख़त्म हुआ है, अभी बहुत है, लंबा है, अब करते जाओ। अब टाइडल एंड वेव एनर्जी आएगा, एक एनर्जी के बारे में ख़त्म किए हैं, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, घर में जाकर पढ़ ही लेना है, कंठस्थ कर लेना है। अब देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा बात होगा, ठीक है। टाइडल एंड वेव एनर्जी क्या होता है, देखो अब मैं थोड़ा क्लास को थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा, ठीक है। छोड़ दो, आप भूल जाओ, टाइम देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि बहुत कुछ बताना है इसमें भी। टाइड क्या होता है, टाइड देखो एक तो मीन सी लेवल होता है हमारा, उसी सी लेवल के हिसाब से हम अल्टीट्यूड डिसाइड करते हैं कि पर्वत कितना अल्टीट्यूड पे है, लैंड कितना अल्टीट्यूड पे है ना, प्लेट्यू कितना अल्टीट्यूड पे है, तुमको तो पता होगा बढ़िया से कि 4000 फीट पे है तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है समथिंग, तो मीन सी लेवल के हिसाब से है ना, समझे ना। तो ये जरूरी है, टाइड में भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपका मैक्सिमम टाइड कितना तक जाएगा और लो टाइड कितना तक जाएगा, उसको जो एफ बोलेंगे, लो टाइड को EBB एफ बोलेंगे, याद आ रहा है कुछ। यही दो प्रॉपर्टी है टाइड का कि टाइड छलांग भी मार सकता है। और टाइड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द मून। याद आया ना, कुछ याद आया ना, बचपन का पढ़ा हुआ चीज़ याद आ गया ना, दैट इज द टाइडल एनर्जी। यानी कि बताओ मून के अट्रैक्शन की वजह से छलांग मारता है सी में, उड़ जाएगा फिर सो जाएगा, फिर उड़ जाएगा फिर सो जाएगा, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, समझे ना। यही जो पावर है बाबू, यही जो तरीका है, इसको यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, रिजर्वर बना के। बात समझे। तो देखो बहुत बढ़िया से दिया गया है, डायग्राम भी दिया गया है। देखो क्या किए, ये जो टिक 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 है ना, जो टिक टिक जो पहला वाला टिक टिक है तुम्हारा, ये तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है टाइड का, लिखा नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट है। बात समझे। तो अब क्या किए कि जब मैक्सिमम लेवल हुआ, एक बैरेज बना दिया, यानी कि एक रिजर्वर बना दिया, एक डैम टाइप का बना दिया। बैरेज मतलब एक डैम समझ लो, एक डैम बना दिया हमने, और मैक्सिमम हो गया वो, समझो, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं कि एक डैम बना दिया गया। यहाँ पे एक डैम, ऐसे मान लो लेट से यहाँ पे डैम बन गया, और ये टाइड आ रहा है ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड द मून। क्या हुआ, ये छलांग मार के ये टाइड ऊपर हो गया पूरा मैक्सिमम पीक पे, बोलेंगे मैक्सिमम तुम्हारा टाइड का ये है। अब मिनिमम इससे नीचे चला जाएगा मिनिमम, क्योंकि जब गिरेगा तो देखना सी में ऐसे हो जाएगा, ऐसे नीचे चला जाता है, जब उठता है तो ऐसे हो जाता है ना। हाँ, तो वही मैक्सिमम और लोएस्ट, यही एनर्जी यूज़ करेंगे। देखो तो देखो सी दिख गया तुमको, लोएस्ट वाला भी दिखा दिया वहाँ पे, और बाबू यहाँ पे टरबाइन रख दिया है घूमने के लिए। ये टरबाइन घूमेगा, नाचेगा तुम लोग की तरह, समझे ना। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये पूरा बढ़ गया, लेट से फुल हो गया, ये जब ये फुल हो गया तो इसका यहाँ पे एक पट्टी है, यहाँ पे जो पट्टी होता है तो खोल दिया जाता है, तो सुई पानी चल जाएगा यहाँ पे, तो पानी चल गया, टरबाइन सुई घूमना शुरू कर देगा क्लॉकवाइज। तो जैसे ही ये टरबाइन घूमना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाएगा, समझे। अब मान लो कि सुई 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 करते 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 पानी कलेक्ट हो गया यहाँ पे, अब बंद कर दिया जाएगा इसको। अब इसका जो है, अब ये यहाँ से आके ये नीचे आ गया क्योंकि पानी उधर चला गया, अब इसको खोल दिया जाएगा, फिर ऐसे करते एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लिया जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर्टी देख रहा है ना, ये हाईएस्ट पे आइए लोएस्ट पे, ये प्रॉपर्टी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। दैट इज अ टाइडल एंड वेव एनर्जी, समझे। कोई दिक्कत है? हाँ, मैं टाइट से कर रहे हैं, टाइट से कर रहे हैं। हाँ, पानी में हो रहा है, मैं टाइट से हो रहा है, सी सब में होता है ये सब। टाइट इज ऑल अबाउट सी। बात समझे। देखो समझ में आ जाएगा। और भी तो देखो लो वाटर मार्क हुआ ना, क्यों? क्योंकि वाटर भाग गया इधर से इधर आ गया। हाईएस्ट वाटर क्यों? क्योंकि यहाँ से गया था तो हाईएस्ट हो गया वो, तो वो इसलिए दिया गया कि हाई वाटर मार्क है, यानी कि पानी भर गया इधर से जाके, अब फिर यहाँ से गया तो पानी नीचे हो गया, तो नीचे चला आ गया, तुम्हारा लो वाटर मार्क है क्योंकि पानी इस तरफ आ गया। और ये कैसे हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ बैरेज लगा के यहाँ पर रोक दिया कि मैक्सिमम छलांग कब तक मारेगा वो, टिक 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 दिया। देखो अब समझो वहाँ पे क्या है, समझ में आया ना ये चीज़, बेसिक फंडा। अब देखो क्या है, ओशन करेंट आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी। सही बात है ना। जो ओशन करंट है, ओशन करंट एक दिशा से पानी जा रहा है। करंट मतलब क्या होता है? करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। करंट मतलब होता है डायरेक्शन।
एक मूवमेंट में जाने को बोलते हैं करंट, समझे ना। और यहीं इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में जाना इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे करंट का बात हो रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ाना है तुम लोग को, उसमें सब टॉपिक आएगा ये सब। और थोड़ा बहुत तो हमने इंडियन ओशन में देखा भी था ये चीज़, याद आया तुमको, डायपोल उपोल जो बनता है। देखो ओशन करंट क्या है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट एनर्जी होता है, यानी कि ओशन क्या है, पानी लेके एक तरफ एक दिशा में जा रहा है। नंबर For a very long time, efforts were made to create a more efficient energy system from the ceaseless tidal waves and ocean current. बहुत लंबा प्रयास किया गया कि ये जो टाइडल वेव से अचानक छलांग मारता है, गिरता है, या फिर जो ओशन करंट एक दिशा में दौड़ते हुए जाता है, यहाँ से कैसे हम एनर्जी टैप करें। तो लंबा रिसर्च हुआ है और हमने अल्टीमेटली कुछ कर दिया यहाँ पे, समझे। तो देखो कि टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स यही एक अटेम्प्ट है, उसमें यही एक प्रयास है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि टाइड का एनर्जी को हम यूज़ करें। जैसे फ्लो हो रहा है आउट करवा के, देखो फ्लो इन करवा के और आउट करवा के हमने किया ना, बैरेज लगा के वहाँ पे। मेन क्राइटेरिया एक टाइडल पावर जनरेशन साइड का ये होना चाहिए कि प्रॉफिटेबल एनर्जी जनरेशन द मीन टाइडल एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन 5 मीटर, समझे ना। 5 मीटर से ऊंचाई होना चाहिए। जो का मीन टाइडल रेंज क्या है आपका, वो बीच का रेंज, जैसे मीन सी लेवल बोलते हो तो टाइड का बीच का हुआ, उसके तुलना में 5 मीटर ऊपर और फिर नीचे 5 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हम बनाएंगे तो लगभग 10 मीटर, समझ गए ना। द टाइडल पावर इज हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग अ डैम, वही रिजर्वर बना के एंट्रेंस में बना के, या बे और इस्चुरी रीजन में बना लो, यहाँ पे बनवा लो। बे मतलब ई वाला जगह बना लो, इस्चुरी मतलब ई जगह पे बना लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी आ रहा है ना, पानी जा रहा है या पानी आ रहा है, तो वहाँ पे बेस्ट होगा बनाना इसको, समझ गए ना बात को। वही चीज़, इसलिए बे और इस्चुरी फ्लोर दिया गया है, बे एरिया सब है ये। टरबाइन देखो वहाँ पे दिया गया है, टरबाइन कैसे घूमेगा बता दिए तुम लोग को। तो टाइडल पावर इज हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस द एंट्रेंस टू द बे एरिया, या फिर इस्चुरी क्रिएटिंग अ रिजर्वर वहाँ बना के। देखो क्या क्या हुआ है, एज अ टाइड राइजेस जो बोले हैं, जैसे टाइड भर गया यानी कि 5 मीटर से ऊपर चला, 5 मीटर तक चला गया ऊपर में, वहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपके 5 मीटर से अधिक होने चाहिए टाइड के रेंज। तो मान लो कि हो गया, अब बहुत टाइड राइज हो गया, तो वाटर इज इनिशियली प्रिवेंटेड, बे एरिया में घुसने नहीं देंगे। आप इसको देखो, इसमें घुसने नहीं दोगे, क्या कि आप यहाँ पे रोक के रखे हो, तो ये मैक्सिमम टिक 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 मैक्सिमम पहुँच गया, वहाँ तक उसको रोक के रखे हो। देन वाटर टाइड्स आर हाई, वाटर टाइड्स हाई होते गया, ऊपर बढ़ते गया, एंड वाटर इज सफिशिएंट टू रन द टर्बाइंस। अब क्या है कि अब इतना पानी आ गया कि आराम से टर्बाइन को मूव कर लिया जाएगा। देखो उसके बाद क्या क्या, डैम इज ओपन कर दिया जा रहा है और आराम से वाटर फ्लोज थ्रू इट, आराम से वाटर फ्लो हुआ इनटू द रिजर्वर, दूसरे एरिया पे चला गया, इस एरिया पे चला गया, ये रिजर्वर एरिया में चला गया, एंड टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। घूम रहा है टर्बाइन और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है, सो सिंपल। दूसरा देखो, अगेन व्हेन द रिजर्वर इज फिल्ड, जब ये भर गया, फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये गधा लोग, ये फील्ड हुआ कि नहीं हुआ, फील्ड हो गया, यहाँ क्योंकि पानी इधर से आ गया, फील्ड हो गया। तो अब क्या किया जा रहा है, द डैम इज क्लोज कर दिया डैम को, स्टॉपिंग द फ्लो, अब नहीं हो सकता फ्लो। द होल्डिंग द वाटर इन रिजर्व रख दिया गया। व्हेन द टाइड फॉल्स, जब यहाँ पे टाइड फॉल्स हो गया, यानी कि ये नीचे गिर गया, यानी कि अब ये टाइड ऊपर था, अब ये नीचे गिर गया, इसका मतलब अब इसको अब यहाँ वाटर दे सकते हैं, वापस फेंक सकते हैं, क्योंकि अब हाइट पे नहीं है, 5 मीटर जो ऊपर था नहीं था, वो नीचे चला आया, तो यहाँ पे बहुत डिफिसिट हो गया, यहाँ बहुत सरप्लस हो गया, खोल दो इसको, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो। वही एब टाइड बोला जाता है, जो सबसे नीचे, व्हेन द टाइड फॉल्स, एब टाइड नीचे हो गया, द वाटर लेवल इन द रिजर्वर इज हायर, ज़्यादा हो गया है देन दैट ऑफ योर ओशन, क्योंकि यहाँ की तुलना में यहाँ ज़्यादा हो गया। डैम इज देन ओपन टू रन द टर्बाइन, रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द, हमारे भारत में वेस्ट कोस्ट में है मेरे स्टूडेंट, वेस्ट कोस्ट मतलब क्या हुआ, वेस्ट कोस्ट मतलब ये ईस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एरिया है, कच्छ वाला एरिया है, क्यों नहीं होगा, यहाँ है, यहाँ पे भी हो सकता है, बात समझे ना। तो लार्ज टाइडल वेव्स हमारे कंट्री में है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, हैंस इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी, हो सकता है हमारे पास, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ लो एब एंड बिकॉज ऑफ योर हायर टाइड एंड लोअर टाइड का ही हम डिफरेंस को यूज़ करके करते हैं। तो देख लो, अब तो बाबू हो जाए, कान खड़ा कर लो, क्या क्या आ रहा है, मिनरल फ्यूल्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत दिमाग नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया समझ भी जाएगा तुम लोग। अभी तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तुमको समझ में आया? कुछ भी समझ में आया? वेरी गुड। देखो मैं पूछूंगा क्वेश्चन तुमसे इस पे। देखो कोल, देखो अब बिल्कुल मिनरल फ्यूल्स है, जानते हो तुम लोग, कोई नया चीज़ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट मिनरल फ्यूल्स है जो कि हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, और आयरन ओर को स्मेल्ट करने में। स्मेल्ट मैंने बताया था, हीटिंग करके मेल्ट करना, दैट इज़ ए स्मेल्टिंग। तो हम आयरन ओर, देखो आयरन ओर क्या है, आयरन के अंदर बहुत सारे और भी चीज़, उसको आयरन ओर को आयरन निकालना है वहाँ से, तो स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग करेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग तुम्हारा मेटल का, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी आयरन अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोल अकर्स इन रॉड सीक्वेंसेस, बहुत पुराना 2 जियोलॉजिकल एजेस में। जानते हो कि हमारा अर्थ का जो ज्योग्राफी है अलग अलग करोड़ों साल, अरबों खरबों साल से अर्थ चल रहा है, तो अलग अलग एजेस से देखेंगे। तो वहीं गोंडवाना कोल और टर्सरी कोल का भी हम बताएंगे कि क्या किस एज में ये कोल फॉर्म हुआ था और कौन सा बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। तो पहले गोंडवाना कोल के बारे में जानते हैं। बताओ ये 300 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो बच्चे लोग 300 है तो समझ ही जाओ तुम लोग, 300 करोड़ साल पहले हुआ था। तो समझो तुम लोग तो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा होगा उस समय, है ना? 300 करोड़ नहीं हुआ ये, सॉरी 300 नहीं है, 30 करोड़ मिलियन सर, 30 करोड़ इतना पुराना है। ये कहाँ पे है? तो दामोदर महानदी गोदावरी वैली पेनिनसुला प्लेटू में है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना बच्चे लोग कि हमारा जो ये नीचे का जो डेक्कन है ओल्डेस्ट मास है, बोलते थे ना, क्यों ना हो, क्योंकि गोंडवाना कोल है वहाँ पे, बहुत पुराना है यार। ये सब 30 करोड़ साल पहले बना हुआ चीज़ है ना? और दामोदर जानते हो दामोदर वैली कहाँ पे? तो जान ही रहा है, वो दामोदर वैली का ऑपरेशन भी बता ही दिए थे तुम लोग को। बिल्कुल वेस्ट बंगाल ही होगा दामोदर, सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इधर उधर टाइम पे ध्यान दे रही हो क्या? ओह ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा गलती नहीं है उसमें। महानदी भी जानते हो, रिवर गोदावरी भी जान ही रहे हो, तो सब तुम्हारा तो निकल के जा रहा है बाबू, हो हल्ला करते हुए जा रहा है इस तरफ महाराष्ट्र से। हाँ तो देखो कंसिस्ट ऑफ मेनली बिटमस और एंथ्रोफाइड। देखो अब इसका अलग अलग होता है, कोयल का वैरायटी अलग होता है। ये तो हम ऑन द डिपॉजिट के हिसाब से बोल रहे हैं ना कि कितना साल पुराना है, उस हिसाब से तुम्हारा गोंडवाना और टर्सरी को जो टाइप्स है इसके अंदर, टाइप्स तो अलग अलग होते हैं। एंथ्रासाइड्स होते हैं, तुम जानते हो लिग्नाइट भी होता है, बहुत तरह का होता है। इसमें बिटमस और एंथ्रासाइड होता है जो कि अच्छा वैरायटी का कोल होता है। मेजॉरिटी ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया बिलोंग्स टू दिस टाइप। हमारा गोंडवाना कोल से ही रिलेटेड है, जितना भी कोल होगा, चाहे हमारा एंथ्रासाइड हो, बिटमस हो या और भी है, ये पूरी तरीके से गोंडवाना कोल का ही है हिस्सा। वैरायटी अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे हम इंडियन है तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला भी इंडियन है, साउथ वाला भी इंडियन है तो मगर इंडियन ही है, तो गोंडवाना ही है। कोई एंथ्रासाइड है, कोई तुम्हारा बिटमस है, बस आप सिंपल तरीके से बता रहे। नहीं तो फिर ये बच्चा लोग इतना संस्कारहीन बच्चा लोग दिमाग से पैदल है, तो बोला ये कैसे हो गया? फिर वो अलग है, वो सब टाइप है। वो तुम्हारा जो टर्सरी और गोंडवाना कोल है वो एज के हिसाब से कितना पहले बना है वो चीज़, समझे? टर्सरी कोल देख लो, बताओ ये तो तुम्हारा हाल फिलहाल का चीज़ है। अब देखो ये जो मैंने जोग्राफिकल पीरियड बताया है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस मतलब है कि कार्बन डिपॉजिट होने वाला समय, इसलिए हम कार्बोनिफेरस पीरियड बोल देते हैं, जो कि 30 करोड़ पहले का बात था। अभी देखो हाल फिलहाल का बात है, 4 करोड़ पहले का है, 4 करोड़ पहले का बात है। कहाँ 30 करोड़, कहाँ 4 करोड़, बहुत अंतर है ना। तो ये ओलिगोसिन पीरियड है। जोग्राफी का अलग अलग पीरियड पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग तुमको, हेलोसिन पीरियड था कि नहीं था कोमल, प्लेस्टोसिन पीरियड था कि नहीं था, सब है जोग्राफिकल पीरियड है वो, पैलोथिक एज से जो कंपेयर करते थे। कहाँ कहाँ है देखो, आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, नागालैंड में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को अच्छा खासा टच करता है। और ये इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। क्यों ना हो इन्फीरियर क्वालिटी, क्योंकि हाल फिलहाल बना है ये। जो हाल मैंने कहा है कि ठीक है कोल मिलेगा आपको, मगर ठीक है उसके लिए आपको हजारों करोड़ों साल आपको तपस्या करना होगा, मिल जाएगा आपको कोल बढ़िया से, बस समय लगता है क्योंकि डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको, फिर नेचुरल प्रोसेस है, जोग्राफिकल प्रोसेस है उसके अंदर। तो बात समझे कि इन्फीरियर वैरायटी ऑफ कोल क्यों पाया था। और देखो कान खोल को सुनो, यही रीज़न है कि राइट माइनिंग होता था मेघालय में, क्योंकि वहाँ जो कोल डिपॉजिट है वो डिफरेंट फॉर्म्स में। और यहाँ पे जो झरिया माइंस है, हमारा बोकारो जो माइंस है झारखंड का, वो पूरी तरीके से ओपन कास्टिंग वाला है। तो यहाँ पे भी समझ लो बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल फैक्टर कि कहीं से कोल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और निकलता भी है तो उस लेवल का क्वालिटी नहीं है, और कहीं पे तो आराम से निकल जाता है और क्वालिटी भी बढ़िया है। तो बिकॉज ऑफ दिस जियोग्राफिकल फैक्टर जोड़ो उस चीज़ को, तो देखो वहाँ पे तो क्या है स्थिति हमारे कंट्री में।
80% तुम्हारा जो कोल डिपॉजिट है हमारे भारत में वो बिटुमिनस टाइप है, यानी गोंडवाना का हिस्सा, और वो भी नॉन कुकिंग ग्रेड है। नॉन कुकिंग ग्रेड मतलब क्या होता है? कुकिंग ग्रेड याद करो कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में लगता है। तो कुकिंग के लिए हम बाहर से मंगवाते थे ना, कितना बार बोला गया है कि बाहर से भी कोल मंगवाते हैं हम लोग। अब बाहर से जो कोल मंगवाते हैं वो स्पेशली हम कुकिंग कोल मंगवाते हैं। कुकिंग कोल का मतलब क्या कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी कोल का यूज़ होता है, और उसमें स्पेशली स्मेल्टिंग में ये कुकिंग कोल का यूज़ होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? स्मेल्टिंग समझ रहा है ना तुम लोग? आयरन ओर से आयरन को निकालने के लिए जो प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब दामोदर वैली कोल फील्ड का भी देख लो, यहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट है। दामोदर वैली समझ में आ ही गया हुआ, बंगाल वाला रीजन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडवाना जो कोल फील्ड है वो तुम्हारा दामोदर वैली में है। और ये कहाँ है? देखो एरिया वही झारखंड बंगाल का एरिया है जी, ठीक है, उसी बेल्ट में। उसमें देखो रीजन क्या क्या नहीं है, रानीगंज है, झड़िया है, बोकारो है, करणपुरा है, समझ में आया? और जो दूसरे झड़िया देखो लार्जेस्ट कोल फील्ड है, उसके बाद रानीगंज है। तो देखो झारखंड रिच है तुम्हारा, कह सकते हैं बिटुमिनस में, क्योंकि गोंडवाना कोल है तुम्हारा। दूसरा जो डिपॉजिट है बाबू, अब ये कहाँ है समझो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी मिल जाएगा। दो नदी का संगम में भी है, देखो गोदावरी महानदी सोन में है, समझे। और भी इस तरह का अदर रिवर वैलीज एसोसिएटेड विथ कोल, कोल से जो तुम्हारा है वो गोदावरी महानदी और सोन है। और भी इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर जो जहाँ पे माइनिंग होता है, यानी कोल को निकाला जाता है। तो देख लो सिंगरौली मध्य प्रदेश का क्या है, ये सिंगरौली कितना फेमस है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा सा एरिया इसका सटा हुआ है। कोरबा देखो कितना फेमस है, कोरबा छत्तीसगढ़ का। तालचेर और रामपुर उड़ीसा का। वारदा देखो कितना फेमस है तुम्हारा महाराष्ट्र में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था कि नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। कामठी बंदर ये भी महाराष्ट्र है। सिंगरेनी तुम्हारा तेलंगाना का, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंदूर यह आंध्र प्रदेश का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग। पंदूर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंटूर है कि नहीं है? उस तरह पंदूर भी है। हाँ देखते ही है कैसे याद आता है, देखो। और दूसरा देखो जो टर्सरी कोल्स है, जो अभी हाल फिलहाल में बना है 4 करोड़ साल पहले, जहाँ पे तुम लोग क्रिकेट खेल के सो रहा था, तुम वहाँ पे देखो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे तो इन्फीरियर होगा, क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होगा। राइट माइनिंग के बारे में बोल दिया, मुद्दा यहाँ पे भी उठेगा अभी थोड़ी देर में। तो कैसे एक्शन किस किस जगह पे देखो, दिरंगिरी, चिरापुंजी मेघालय का जानता है, मेलोंग लैंगरीन ये तुम्हारा पूरा मेघालय में है, देखता है सेमीकोलन का यूज़ है वहाँ पे, देखते रहो। मैकुम है, जयपुर है, नजीरा है, ये अपर आसाम में है। नामचुक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। कालाघाट तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर में, देखता है इसमें स्क्वायर तुम्हारा राउंड ब्रैकेट का यूज़ है, देखता है। तो तुमको तो इंग्लिश भी पढ़ा दे रहे हैं यहाँ से। जगह का नाम है, तो अब इस पर क्या बोलेगा सर, क्या इसके पीछे लॉजिक है? जगह का नाम है ये, ठीक है, जगह का नाम है ये। तो हमने कहा ही पहले कि याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में है टर्सरी कोल डिपॉजिट। अब दूसरा देख लो कि और भी कहाँ कहाँ है। तो ब्राउन कोल और लिग्नाइट हमारे तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में भी है, पडिचेरी में भी है, गुजरात में भी है, कश्मीर में भी है। समझ में आया चीज़? और भी जगह है। मकोमल क्या है कि ये इन्फीरियर क्वालिटी का है। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल का चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाल फिलहाल का चीज़ है। आगे बढ़ जाओ। तो सिंगरेनी अभी जस्ट बताए थे ना, सिंगरेनी कहाँ का है? सिंगरेनी कहाँ का कोमल? उड़ीसा ना, उड़ीसा था ना वहाँ पे, इफ़ आई एम करेक्ट, उड़ीसा ना, सॉरी सिंगरेनी, हाँ मध्य प्रदेश का है, हाँ एमपी, हाँ, और थोड़ा सा एरिया यूपी का भी। वेरी गुड। देखो ये इशू इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू बता रहा हूँ मैं तुमको। डायनामिक इशू है, इसलिए डायनामिक इशू लिखा गया है ना, ये कहीं किताब में नहीं दिया गया है, ये कहीं दूसरी जगह से लाया गया है। इसमें डायनेमिक कान बोल को सुन लो। अब ज्योग्राफी में डायनेमिक इशू जो है, अभी तक तो स्टैटिक पढ़ रहा था, अब थोड़ा करंट अफेयर्स इसमें ऐड किया जा रहा है। ज़्यादा नहीं है, 2-3 साल पहले का करंट अफेयर्स है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। अभी हो क्या रहा था, यहाँ पे कुछ विवाद वाला चीज़ हो रहा था, ये सिंगरेनी वाला जो तुम लोग अभी करेक्ट किया है, एमपी और यूपी वाला एरिया। देखो इसमें हो क्या, कार्बन, सुनो कान खुल के सुनो, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो थोड़ा सा मात्रा में कोई सूंघ लेगा तो मर जाएगा, बहुत जल्दी फेटल हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो माइनिंग एक्टिविटी अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब क्या हो रहा था कि यहाँ पे कैनेडीज एक बर्ड है, एक बर्ड है, बर्ड का प्रजाति है, उसको भेजा जा रहा था नीचे, क्योंकि आदमी जाएगा तो मर जाएगा। तो माइनिंग के नीचे घुस के कैनेडी जा रहा है और सूंघ के ऊपर आ रहा है, मगर उसका भी हालत ख़राब हो जाता है, उसका भी मरने का चांस होता है। मगर आदमी नहीं मरे, हम क्या करें, बर्ड का यूज़ करें। तो एक्टिविस्ट लोग आए कि बोले कि गलत बात है। अब बताइए, ये तो कबूतर जा वाला कहानी हो गया। जब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया तो आप कबूतर को नीचे भेज रहे हैं सूंघाने के लिए और मर जा रहा है, आप कुछ बोलेंगे अच्छा हुआ आदमी को नहीं भेजे, तो मरा है कोई प्रजाति।
और टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करके हार्नेस करिए ना, समझिए ना कि अंदर जाना सही है कि नहीं जाना सही है। तो ये इसलिए विवाद वाला चीज़ है कि इतना आगे बढ़ गया है कोयल माइनिंग सब, और आप अभी भी पुराना वाला वही यूज़ कर रहे हैं, तो वही इशू था। ये समझ में आया ना तुम लोग को? देखो सिंगरेनी कोलरीज ये कोठागुडम जगह का नाम है, कंट्री प्रीमियर कोल प्रोडक्शन है कंपनी, मतलब ये सिंगरेनी कोलरीज क्या है तुम्हारा, एक हमारा भारत का कोल प्रोडक्शन कंपनी है जो डिटेक्ट करता था प्रेजेंस ऑफ डेडली कार्बन मोनोऑक्साइड अंडरग्राउंड माइंस में। देखो माइनर्स कोलैप्स हो गए, नीचे गए, सो गया, ठीक है, मर भी जाता था। यदि कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे अमाउंट में भी उसको हुआ, वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सपोजर हुआ, वो मर जाता था। तो देखो माइनर स्पीक लविंगली द कैनरीज, तो कैनरीज का यूज़ किया गया। अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस नॉट एट प्रेजेंट, बर्ड्स के लिए भी वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, उसका भी फीदर जो था तुम्हारा छटपटा के मर जाता था या मुश्किल से बाहर, उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी था कि वो बच सकता है, मैं ह्यूमन बींग तो चल जाएगा। देखो कैसे है कि व्हेन लोअर्ड इनटू माइंस विद कार्बन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का वहाँ पर रहेगा, द बर्ड शोस डिस्ट्रेस सिम्टम्स, यदि कम रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यदि कम रहेगा मात्रा, तो बर्ड्स को फिर भी प्रोवाइड डिस्ट्रेस सिम्टम्स होगा, प्रॉब्लम होगा, फीदर से अपना रफलिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाएगा उसका, अब चर्पिंग करना शुरू करेगा, आवाज़ करना शुरू कर देगा वो, और आदमी मर भी सकता है, ज़्यादा मात्रा में तो मर भी सकता है। तो एनिमल एक्टिविस्ट को अच्छा नहीं लगा, बर्ड एक्टिविस्ट को, कि कहा है जी, बात समझे? देखो वहाँ पे दिस रिएक्शंस अकर इवन इन, बताओ 0.15% भी तुमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी घातक है। इफ मान लो कि 0.3% है तो बर्ड शोज इमीडिएट डिस्ट्रेस, 0.3 है तो तुरंत दिखा देगा डिस्ट्रेस, अपने बॉडी में हलचल आ जाएगा, और तुम्हारा ये फॉल ऑफ इन पर्च इन 2 से 3 मिनट में गिर सकता है वो। रैपिड ब्रीदिंग, तुम्हारा जो सांस का है बहुत तेजी से फूलना शुरू हो जाता है। स्मॉल साइज एंड हाई मॉडल ऑफ कैनरीज मेक देम डाई बिफोर बाइनर्स अपन हेलिंग टॉक्सिक गैस। तो यही बोला जाए कि आदमी से भी ज़्यादा तुम्हारा सेंसिटिव हो सकता है, बताओ उसको तुम भेज रहा है। तो विथ सिंगरेनीज कोलरीज इंट्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्ड गैस डिटेक्टर्स विथ सेंसर, अब देखो नया सिस्टम अब आ रहा है कि सेंसर लगा के, अलार्म सिस्टम लगा के, तो बर्ड्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है तुम्हारा एज अ अर्लिंग वार्निंग सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना जरूरी है, नहीं तो इस तरह का जो बर्ड्स को सिनेरीज को यूज़ किया जा रहा था वो गलत प्रैक्टिस था, सॉरी कैनरीज को जो यूज़ किया था वो गलत प्रैक्टिस था। अब देखो सोफिस्टिकेटेड हैंड हेल्ड बाय कार्बन डिटेक्टर्स इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी कैन डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, अब बताओ ये तो इतना खतरनाक तुम्हारा जो डिटेक्टर्स लगा दिया है, सेंसर लगा दिया है, वो तो बहुत अमाउंट में चेक कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 ppm से लेकर 1000, जो कि जानते हैं कि 0.1% मिलता था आदमी भी खत्म और एनिमल वो बर्ड्स भी खत्म। तो यार सेंसर होना चाहिए, लगना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट इशू है, देखो मैं बार बार बोल रहा था, ये भी डायनेमिक इशू है इसलिए यहाँ पे डाल दिया गया, लास्ट है, डोंट वरी। रैट होल माइनिंग, अब देखो रैट होल माइनिंग डिफरेंट होता है, को मत समझो। जैसे मान लो कि तुम लोग बच्चा, जैसे कि तुम लोग बेड के अंदर, बेड के ऊपर सोया हुआ, अब बेड के नीचे कुछ किया, तो तुम्हारा बॉडी तो बहुत बल्कि बॉडी है, तुम खोजता है ना अपना चिंगड़ा लोग को, बच्चा लोग को कि आओ रे भाई थोड़ा देखो तो, और नीचे पलंग के नीचे से निकाल दो कोई चीज़, होता है ना ऐसा, छोटा शरीर है, जाएगा तुरंत निकाल के चला आएगा, है ना। या फिर बच्चा लोग जो खेलता है तो पलंग के नीचे छुप जाता है ना। यही चीज़ राइट माइनिंग के साथ भी है कि राइट माइनिंग में भी जो छोटे बच्चे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसका मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊँगा इसको और डिटेल्स में। तो ये इशू मेघालय का इशू है, बहुत बड़ा इशू हो गया था उस समय 18-19 में, कि राइट माइनिंग होती है, यानी कि खोद के अंदर घुस रहा है, खोद रहा है, फिर स्पेस बन रहा है, फिर घुस रहा है। अब मान लो वहाँ पे खतरनाक तुम्हारा वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप का कुछ चीज़, तो बच्चा लोग मरेगा, और बच्चा लोग ही जा सकता है उसमें, क्योंकि उसका बॉडी छोटा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा आदमी नहीं जा सकता, इसलिए बहुत बड़ा इशू बन के निकला था ये। तो वही चीज़ है वहाँ पे, समझे। तो देखो वाई पीपल रिसोर्ट टू, फिर रैट होल माइनिंग क्यों करता है, वही इकोनॉमिक्स की वजह से। अभी देखो इसमें लिखा नहीं होगा, मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में तुमको बताऊँ, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा करंट अफेयर्स का हिस्सा था, मेघालय को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वहाँ का जो अगल बगल जो तुम्हारा रिवर सिस्टम, उसको भी पॉल्यूट किया जा रहा था, क्योंकि आप कोल निकाल रहे हो, कुछ टूट गया लेयर वेयर, तो कोल दूषित होगा कि नहीं होगा, सॉरी रिवर दूषित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कोल कम्स फ्रॉम, बताओ मेघालय में जितने भी कोल्स होता है कोमल, सब रैट होल माइनिंग हो। रैट होल माइनिंग समझ गए ना, खोद के नीचे अंदर जाना, कोई दूसरा मेथड हो ही नहीं सकता मेघालय में, क्योंकि कोल सिम एक्सट्रीमली थीन है। कोल थीन देखो पतले लेयर में है, पतले लेयर में है तो तुमको खोद के अंदर जाना होगा, और लेयर मोटा रहता है तो तुम ओपन कास्ट कर सकते हो, जैसे तुम्हारा झड़िया सब में होता है। तो ये इसमें क्या कि रिमूवल ऑफ रॉक्स फ्रॉम द, अब रॉक्स को तोड़ना है हेली ट्रेन से, एंड पुटिंग अप पिलर्स,
और फिर इनसाइड द माइन टू प्रिवेंट कोलैप्स, यानी कि आपको अलग अलग रखना भी होता है कि कोलैप्स ना कर जाए स्ट्रक्चर के वजह से। खोद रहे हो फिर ऊपर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने पड़ रहे हैं, अदरवाइज कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि वहाँ का बना ही तुम्हारा ऐसा ही है, मेघालय जगह ही ऐसा बना है, हिली एरियाज है। झारखंड में देखो कोल लेयर क्या एक्सट्रीमली थिक है कंपेयर किया जा रहा है। वन कैन ओपन कास्टिंग माइनिंग हो सकता है एक ही बार करके आराम से कर रहे हो, ठीक है। मेघालय में ऐसा नहीं है, मेघालय में लोकली डेवलप टेक्निक यूज़ किया जाता है जो कि मोस्ट कॉमन है। यदि मेघालय का हम एनुअल कोल प्रोडक्शन का बात करते हैं 6 मिलियन टन्स होते हैं, और एनजीटी ने कहा कि क्या बोला, नेशनल ग्रीन बैन करो भाई, ये गलत बात है, बच्चे लोग मर रहे हैं वहाँ पे, पानी दूषित हो रहा है, रिवर दूषित हो रहा है वहाँ पे। तो इसके ये डायनेमिक तुम्हारा इश्यूज़ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।